हाँ भाई, ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर आपके शायद 3 होगा। इसमें दिया हुआ है जांच कीजिए कि r की पावर n जहाँ अल्फा इज इक्वल टू a1 a2 अप टू an के समुच्चयों में से कौन से r की पावर n की उपसमष्टि है। हमें निम्न समुच्चय दिए हुए हैं। फॉर ऑल अल्फा a1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0। हमें r पावर n की समष्टि कौन सी है वो हमें प्रूफ करना है। n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दिया हुआ है हमें, या तो 3 या 3 से ग्रेटर हमारे पास कोई भी पार्ट है। सबसे पहले ही जो कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग a1 की वैल्यू स्मॉलर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। स्मॉलर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। अगर नेगेटिव वैल्यू बनती है तो क्या ये उपसमष्टि होगी या नहीं होगी, वेक्टर सबस्पेस बनेगा या नहीं बनेगा, उसको जांच करनी है हमें। जांच करने के लिए हमने अल्फा ले लिया, a1 a2 a3 अप टू an। बीटा ले लेते हैं b1 b2 b3 अप टू bn। और a1 और b1 दोनों ही हमारे पास स्मॉलर देन इक्वल टू है किससे, 0 से। 0 से स्मॉलर वैल्यू को हम शो कर रहे हैं, ये हम लेके चल रहे हैं। अब इसको आगे हमें प्रूफ करने के लिए कि क्या ये सबस्पेस है या नहीं, कोई 2 रियल नंबर्स लेते हैं p और q, और p अल्फा प्लस q बीटा की वैल्यू निकालेंगे। नॉर्मल है, इसको p से मल्टीप्लाई, इसको q से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं। अगर इसको p से मल्टीप्लाई करेंगे तो pa1 प्लस qb1, pa2 प्लस qb2 और pa3 प्लस qb3 चलती रहेंगी ये वैल्यू। अगर ये जो वैल्यू है, हम एक w एक ऐसा सबसेट लेके चल रहे हैं जिसको उपसमष्टि सिद्ध करना है, सबस्पेस सिद्ध करना है, तो उसको सबस्पेस सिद्ध करने के लिए ये जो वैल्यू आ रही है pa1 प्लस qb1, क्या वो ऑलवेज स्मॉलर देन इक्वल टू 0 बनेगा? क्या ये कंडीशन हमेशा एक 0 से स्मॉलर वैल्यू की ही आएगी, जहां p और q कोई भी रियल नंबर है? रियल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। अगर p और q को नेगेटिव ले लेंगे तो a अल्फा और बीटा से मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। यानी a1 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव नंबर, b1 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि pa1 प्लस qb1 जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू हो 0 से। अगर स्मॉलर देन इक्वल टू 0 से नहीं है तो w जो हमने डिफाइंड किया था, ये एक सेट डिफाइंड किया हुआ है w के इक्वल। इस w जो p अल्फा प्लस q बीटा है वो हमारे पास w से रिलेटेड नहीं है, और अगर w से रिलेटेड नहीं है तो w उपसमष्टि नहीं है। ये इसका पहला पार्ट था। कोई डाउट इसमें? सेकंड पार्ट देखो, एक साथ नोट कर लेना। ये बी पार्ट, ये दिया हुआ है w एक सेट जिसके अंदर अल्फा सच दैट a3 बिलोंग्स टू इंटीजर। अब a3 बिलोंग्स टू इंटीजर का मतलब है कि थर्ड एलिमेंट जो आ रहा है वो एक इंटीजर बनना चाहिए। हम अल्फा को डिफाइन करते हैं, जो हमारे पास है a1 a2 अप टू an। इसके अंदर a3 जो है वो बिलोंग करता है z से, और बीटा भी ले लेते हैं a1 a2 अप b1 b2 अप टू bn। इसमें भी हमारे पास b3 जो है वो बिलोंग करता है z से। अल्फा और बीटा हम कंसीडर कर रहे हैं कि w के कोई 2 एलिमेंट्स हैं। w में वही एलिमेंट्स आ रहे हैं जिसमें थर्ड एलिमेंट जो है वो इंटीजर हो। और n जो दिया हुआ था हमें, इसमें n क्रमित तुप्पल है। n क्रमित तुप्पल का मतलब है n कोई भी वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय बनता है। इस स्थिति में हमें यह चेक करना है क्या w उपसमष्टि है या नहीं है।
और डब्ल्यू उपसमष्टि के लिए वही नियम पी अल्फा प्लस क्यू बीटा लगेंगे, जहां पी और क्यू दो वास्तविक संख्याएं लेके चलेंगे। हल करेंगे, पी अल्फा प्लस क्यू बीटा का मान क्या आएगा, बोलिए। पी ए वन प्लस क्यू ए बी वन, पी ए टू प्लस क्यू बी टू, पी ए थ्री प्लस क्यू बी थ्री प्लस डैश डैश डैश। क्या इसमें पी ए थ्री प्लस क्यू बी थ्री का मान जेड से बिलोंग करेगा? ए थ्री और बी थ्री जो है वो तो पूर्णांक हैं, जेड से बिलोंग करते हैं, लेकिन जब पी और क्यू से मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं तो क्या वो हमेशा एक पूर्णांक संख्या रहेगी? कोई जरूरी नहीं है। दो वास्तविक संख्याएं हैं पी और क्यू। वास्तविक संख्याओं में अप्रिमेय संख्याएं, प्रिमेय संख्याएं भी आती हैं, और अगर हम इसको किसी वास्तविक संख्या से गुणा करके जोड़ते हैं तो हमेशा एक पूर्णांक नहीं बनेगा। कुछ कंडीशन में बन सकता है, लेकिन हमेशा एक पूर्णांक नहीं बन सकता। अगर हमेशा पूर्णांक नहीं बन सकता तो इसका मतलब पी ए थ्री और क्यू बी थ्री जेड से बिलोंग नहीं करेगा, और अगर जेड से बिलोंग नहीं करेगा तो पी अल्फा प्लस क्यू बीटा जो है वो डब्ल्यू का एलिमेंट नहीं है, और अगर ये डब्ल्यू का एलिमेंट नहीं है तो डब्ल्यू उपसमष्टि नहीं है। ये हमारे पास दो क्वेश्चन थे, इसमें आगे और भी दिए हुए हैं, पहले ये नोट कर लीजिए फिर मैं आगे करवा देता हूँ। इसमें दिया हुआ है हमें कि W जिसमें अल्फा एक ऐसा एलिमेंट आ रहा है जिसमें A2 प्लस 4A3, यानी सेकेंड टर्म में 4 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म ऐड करें तो रिजल्ट 0 आता है, तभी वो W का एलिमेंट बनेगा, अन्यथा W का एलिमेंट नहीं बनेगा। जहाँ अल्फा जो है वो R पावर n से रिलेटेड है। R पावर n का मतलब है n क्रमित तुपक। हमें W को ये चेक करना है क्या उपसमष्टि है या नहीं, और उस उपसमष्टि की कंडीशन वही सेम है। अल्फा हमने ले लिया A1 A2 अप टू AN जो W से बिलोंग करता है। अगर W से बिलोंग करता है तो A2 प्लस 4A3 की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, 0। इसी प्रकार बीटा ले लेते हैं, B1 B2 अप टू BN जो W से बिलोंग करता है, इसका मतलब B2 प्लस 4B3 की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। अगर P और Q कोई भी दो वास्तविक संख्याएं ले लें तो हम P अल्फा प्लस Q बीटा का मान निकालेंगे। P अल्फा प्लस Q बीटा का मतलब हो जाएगा PA1 QB1, PA2 QB2, PA3 QB3, PA4 QB4, और इसी तरह से ये स्टेप्स चलते रहेंगे। अगर ये W से बिलोंग करता है तो इसका सम इसके 3 टाइम से करके देखेंगे, 4 टाइम से। अगर 4 टाइम से करने पर 0 आ जाता है आंसर तो ये W का एलिमेंट है, वरना ये W का एलिमेंट नहीं है। तो इसके लिए हम ये चेक करेंगे कि PA2 प्लस QB2 और 4 टाइम्स ऑफ PA3 प्लस QB3 का मान कितना आता है। सॉल्व करो इसको। P कॉमन A2 प्लस 4A3 हो जाएगा, Q कॉमन B2 प्लस 4B3 आ जाएगा। A2 प्लस 4A3 की वैल्यू यहाँ पे 0 और Q इंटू इसकी वैल्यू भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो 0 आ रहा है। इसका मतलब सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का 4 टाइम्स इक्वल्स टू 0 है। तो P अल्फा प्लस Q बीटा बिलोंग करता है W से, W उपसमष्टि है। कुछ इसी प्रकार से इसका D पार्ट और कर लेते हैं। D पार्ट में दिया हुआ है W में फॉर ऑल अल्फा सच दैट A1 प्लस A2 प्लस AN तक का सम K के इक्वल है। यानी W में एलिमेंट जो है वो अल्फा तभी आता है जब उन सब का सम जो है, जोड़ जो है वो है K के बराबर आएगा। इसको उपसमष्टि सिद्ध करने के लिए वही कंडीशन A1 A2 अप टू AN बिलोंग्स टू W, यानी A1 प्लस A2 अप टू AN का मान K के बराबर। बीटा B1
B2 अप टू Bn, अगर W से रिलेटेड है तो B1 और B2 और इन सब का सम भी K के बराबर होगा। P अल्फ़ा प्लस Q बीटा निकालेंगे PA1 प्लस QB1, PA2 प्लस QB2, डैश 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 चलते रहेंगे ये टर्म्स। इन सब का जोड़ यानी PA1 प्लस QB1, PA2 प्लस QB2 अप टू PAN प्लस QBN का मान निकालेंगे। अगर इसको हल करते हैं तो P कॉमन लेने पर A1 प्लस A2 प्लस डैश डैश AN, Q कॉमन लेने पर B1 प्लस B2 इसका मान, अब ये K के तो बराबर नहीं आएगा, P K प्लस Q K बन रहा है। ये एक ही कंडीशन में बन सकता है यदि K का मान 0 हो। अगर K का मान 0 होगा तो इसका मान सम जोड़ा 0 आ रहा है, इसका जोड़ 0 आ रहा है तो इसका जोड़ भी 0 बन जाएगा, अन्यथा ये संभव नहीं है। तो ये एक ही कंडीशन में P अल्फ़ा प्लस Q बीटा बिलोंग करेगा W से यदि K का मान 0 है, अर्थात W उपसमष्टि होगी यदि K का मान 0 हो। अगर K का मान 0 नहीं है तो ये उपसमष्टि भी नहीं होगी। W बराबर दिया हुआ है A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब, जहाँ A1 A2 A3 वास्तविक संख्याएं हैं, P3x 3 घात का बहुपद है। हमें चेक करना है क्या W P3x का उपसमष्टि है या नहीं है। P3 ऑफ x एक 3 घात की कोई भी बहुपद है। उपसमष्टि सिद्ध करने के लिए माना अल्फा बराबर A1x A2x स्क्वायर A3x क्यूब, W से बिलोंग करता है, उस केस में A1 A2 A3 R के एलिमेंट्स होंगे। बीटा B1x B2x स्क्वायर B3x क्यूब, ये भी W से बिलोंग करता है, तो B1 B2 B3 का मान R से यानी वास्तविक संख्या होगी। P अल्फ़ा प्लस Q बीटा का मान देखेंगे, इसमें आ जाएगा PA1 प्लस QB1 इंटू एक्स, PA2 प्लस QB2 इंटू वाई और PA3 प्लस QB3 इंटू जेड। इसके अंदर यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, तो इसके अंदर हमें ये दिया हुआ है कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 ये सभी रियल नंबर हैं। P और Q को भी हमने रियल नंबर लिया है, तो उस स्थिति में PA1 प्लस QB1 का मान, PA2 प्लस QB2 का मान और PA3 प्लस QB3 का मान भी रियल नंबर ही आएगा। किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं का गुणा करके, अगर अन्य दो वास्तविक संख्याओं का गुणा करके जोड़ा जाएगा तो हमेशा एक वास्तविक संख्या ही बनती है, काल्पनिक संख्या कभी भी नहीं बन सकती। अगर ये वास्तविक संख्या बन रही है तो इसका मतलब P अल्फ़ा प्लस Q बीटा जो है वो बिलोंग करता है W से, और अगर W से बिलोंग करता है तो W उपसमष्टि है। B पार्ट और देख ले इसका, इसी प्रकार का पार्ट है। W दिया हुआ है हमें A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब, सच दैट A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल्स टू 0। फिर से वही जांच करनी है हमें, क्या ये उपसमष्टि है या नहीं है। W का एलिमेंट तभी बनेगा जब इनके सभी के कोफिशिएंट्स का सम जो है वो 0 बन रहा है। मान लेते हैं अल्फ़ा बराबर A0 प्लस A1x A2x स्क्वायर A3x क्यूब A0 प्लस A1 A2 A3 का जोड़ बिलोंग करता है W से।
बीटा B0 B1x B2x स्क्वेयर B3x क्यूब B0 प्लस B1 प्लस B2 प्लस B3 इक्वल्स टू 0 बिलोंग करते हैं W से। सेम कंडीशन लगाएंगे, P अल्फ़ा प्लस Q बीटा का मान ये बन जाएगा PA0 प्लस QB0 PA2 प्लस QB2 PA3 A1 आएगा यहाँ पे PA2 प्लस QB2 और PA3 प्लस QB3। अगर ये W से बिलोंग करता है तो PA0 QB0 PA1 QB1 PA2 QB2 और PA3 QB3 का मान निकालेंगे। अगर इसका मान 0 आ जाएगा तो ये W से बिलोंग करता है, और W से बिलोंग करता है तो उपसमष्टि होगी। अगर W से बिलोंग नहीं, इसमें 0 नहीं आएगा तो W से नहीं बिलोंग करेगा। प्रूफ करने के लिए P कॉमन A0 A1 A2 A3 Q कॉमन B0 B1 B2 B3 इसका मान दिया हुआ है हमें 0, Q इंटू 0, आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब P अल्फ़ा प्लस Q बीटा जो है W से बिलोंग करता है, W उपसमष्टि है। तो V ऑफ R दिया हुआ है हमें, सभी वास्तविक मान फलनों का समुच्चय है। वास्तविक मान फलन का मतलब है जितने भी फलन जिनका मान वास्तविक संख्या प्राप्त होती है उनका समुच्चय है। अपरिभाषित या काल्पनिक संख्या परिभाषित हमारे पास मान नहीं आता उसका, 0 से 1 के मध्य। और W V में जितने भी सतत फलन हैं उन सतत फलनों का समुच्चय है। अगर हम ये मान लें कि F जो है वो W का एलिमेंट है तो इसका मतलब F सतत फलन है, और अगर G W का एलिमेंट है तो G भी सतत फलन है। सतत का मतलब वो लगातार चलता जा रहा है, अपरिभाषित मान को व्यक्त नहीं करता है। LHL RHL FOF तीनों बराबर आते हैं, वो सारी कंडीशन सतत की जो भी हमारे पास अप्लाई होती है वो सभी नियम इसमें भी लागू होते हैं। हमें W को उपसमष्टि सिद्ध करना है, चेक करना है कि क्या उपसमष्टि है या नहीं है। उपसमष्टि सिद्ध करने के लिए P और Q कोई भी दो वास्तविक संख्याएं ले लेते हैं क्योंकि क्षेत्र वास्तविक संख्याओं का है, और PF प्लस QG का मान निकाल के देखेंगे। PF प्लस QG क्या ये W का एलिमेंट बनेगा, ये हमें जांच करनी है। W का एलिमेंट तभी बन सकता है जब ये दिया गया फलन क्या बन जाए, एक सतत फलन बन जाए। हमें पता है कि दो सतत फलनों को किसी वास्तविक संख्या से गुणा करके जोड़ा जाएगा तो हमेशा सतत फलन ही आएगा, असतत कभी भी नहीं बनता। फलनों की ये परिभाषा है हमारे पास कि अगर किन्हीं दो सतत फलन को वास्तविक संख्याओं से गुणा कर रहे हैं, किसी चर राशि से नहीं गुणा कर रहे। अगर चर राशि से गुणा करके जोड़ते तो हो सकता है असतत फलन बन जाता, लेकिन यहाँ पे हम किसी वास्तविक संख्या से गुणा करके जोड़ रहे हैं। और अगर सतत फलनों को वास्तविक संख्या से गुणा कर जोड़ने पर एक सतत फलन प्राप्त होता है, अतः P अल्फा प्लस Q बीटा भी PF प्लस QG भी सतत फलन होगा। और अगर ये सतत फलन है तो इसका मतलब PF प्लस QB बिलोंग करता है W से, W उपसमष्टि है। इसी तरह से इसका B पार्ट और देख लीजिए। W में केवल वे अवयव हैं
जो V में सभी विषम फलनों का समुच्चय। विषम फलन कौन से होते हैं? किसे कहते हैं विषम फलन? दो प्रकार के फलन पढ़े आपने, सम फलन और विषम फलन। सबसे पहले अगर एफ डब्ल्यू का एलिमेंट है तो इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स का मान माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आएगा। यानी एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर फलन का मान माइनस में आ जाए, परिवर्तित हो जाए तो विषम फलन होता है, और अगर फलन का चिन्ह ना बदले तो सम फलन होता है। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के ही बराबर रहे तो वो सम फलन है। तो यहाँ पे हमें एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा तो डब्ल्यू का अवयव है, वरना डब्ल्यू का अवयव नहीं है। इसी प्रकार g अगर w का एलिमेंट है तो g ऑफ माइनस एक्स भी किसके बराबर आएगा? माइनस जी ऑफ एक्स के। हमें पी एफ प्लस क्यू जी का मान निकालना है। हमें चेक करना है क्या यह विषम फलन बनेगा। अगर p और q कोई दो वास्तविक संख्याओं के लिए ये विषम फलन बन जाए तो हम कहेंगे कि w का अवयव है, और w का अवयव है तो w एक उपसमष्टि है। और अगर ये विषम फलन नहीं है तो w का भी अवयव नहीं है, और अगर w का अवयव नहीं है तो विषम फलन भी नहीं होगा, और w उपसमष्टि नहीं बनेगी। हम माइनस एक्स मान परिभाषित करके देखते हैं। फलन को परिभाषित करने का तरीका था माइनस एक्स लिख लेते हैं प्लस क्यू जी ऑफ माइनस एक्स। इसको हल करेंगे, p वास्तविक संख्या है, सिर्फ f के साथ फंक्शन बनेगा, यहाँ g के साथ माइनस एक्स, इसको माइनस एफ ऑफ एक्स और इसको माइनस जी ऑफ एक्स लिखेंगे। ये माइनस पी ऑफ एफ माइनस क्यू ऑफ जी एक्स लिखेंगे। माइनस बाहर आ जाएगा, पी एफ प्लस जी क्यू जी इंटू एक्स बन जाएगा, जो व्यक्त कर रहा है कि एक विषम फलन है। अगर विषम फलन है तो पी एफ प्लस क्यू जी जो है वो w से रिलेटेड है, और अगर w से रिलेटेड है तो w उपसमष्टि है। कुछ इसी प्रकार से आप इसका c पार्ट और d पार्ट कर लेना। सी डी ई में c में हमें सम फलन दिया हुआ है, f ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स की कंडीशन लेके चलोगे। d में अचर फलन दिया हुआ है, f ऑफ एक्स बराबर k लेके चलना है। एफ एक्स बराबर k लोगे तो जब के एफ प्लस क्यू जी का मान निकालोगे वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, उपसमष्टि बनेगी। और ई में एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, वो आप चेक करके देख लेना। अगर ना समझ में आए तो पूछ लेना।